अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। तो आज केमिकल बॉन्डिंग के सेकंड क्लास में जो हमारा टॉपिक है वो है कॉसल एंड लिविस थ्योरी, जिसको आप इलेक्ट्रॉनिक थ्योरी ऑफ वैलेंस भी बोलते हो। तो केमिकल बॉन्डिंग के फर्स्ट क्लास में जो हमने कल दी तो उसमें हमने क्या पढ़ा? उसमें हमने पढ़ा कि केमिकल बॉन्ड्स क्यों बनते हैं। मैंने दो रीजंस दिए थे। एक रीजन मैंने दिया था जो मेन रीजन था कि जब दो एटम्स नजदीक आते हैं उनके बीच में वो अट्रैक्टिव फोर्सेस भी ऑपरेट करते हैं, रिपल्सिव फोर्सेस भी ऑपरेट करते हैं। फिर अट्रैक्टिव फोर्सेस पहले डोमिनेंट होते हैं, फिर पोटेंशियल एनर्जी कम होती है, वो पोटेंशियल एनर्जी डायग्राम हमने डिस्कस किया। फिर जहां पे पोटेंशियल एनर्जी सबसे कम होगी, मिनिमम होगी, तो उसी पॉइंट पे हम कहते हैं कि दो एटम्स के बीच में बॉन्ड बन गया। और सेकंड रीजन मैंने दिया था, एक रीजन मैंने दिया था कि एटम्स इसलिए बॉन्डिंग करते हैं ताकि सिस्टम की पोटेंशियल एनर्जी कम होनी चाहिए। तो सिस्टम की पोटेंशियल एनर्जी जितनी कम होगी सिस्टम उतना ज्यादा स्टेबल होगा। तो सेकंड रीजन मैंने दिया था कि एटम्स इसलिए कंबाइन होते हैं ताकि वो उनके वैलेंस शेल्स में ऑक्टेट कंप्लीट होना चाहिए, उनके वैलेंस शेल में नोबल गैस कॉन्फ़िगरेशन आनी चाहिए। जैसे नोबल गैसेस के एलिमेंट जो हमारे पास है, हीलियम, नियॉन, आर्गॉन, क्रिप्टॉन, ज़ीनॉन, रेडॉन, तो उनके वैलेंस शेल में 8 इलेक्ट्रॉन्स है हीलियम छोड़ के। तो हम कहते हैं कि पीरियोडिक टेबल में जितने भी एलिमेंट्स है वो बॉन्डिंग इसलिए करते हैं ताकि उनके वैलेंस शेल में 8 इलेक्ट्रॉन्स आने चाहिए, हीलियम, हाइड्रोजन और हीलियम छोड़ के। हीलियम में डुप्लेट है, हाइड्रोजन भी बॉन्डिंग इसलिए करता है ताकि उसमें डुप्लेट ही कंप्लीट होना चाहिए। अब इस कॉसल लिविस थ्योरी में मेनली हमने वही बात करनी है जो सेकंड पॉइंट है हमारा, कि एलिमेंट्स किस तरह से बॉन्डिंग करेंगे ताकि उनका ऑक्टेट या डुप्लेट कंप्लीट हो। तो ये सबसे पहले लिविस ने ही बोला था कि वो बॉन्डिंग वगैरह कैसे करते हैं, शेयर करेंगे इलेक्ट्रॉन्स, ट्रांसफर करेंगे इलेक्ट्रॉन्स ताकि उनका ऑक्टेट कंप्लीट होना चाहिए। तो ये हमारा आज का टॉपिक है। तो टॉपिक है कॉसल लिविस अप्रोच, या कॉसल लिविस थ्योरी बोलिए, या इलेक्ट्रॉनिक थ्योरी ऑफ वैलेंस। तो इसमें 2-4 पॉइंट्स हम डिस्कस करेंगे। ये सिंपल सा टॉपिक है, ये सबको समझ आएगा, मे बी लोअर क्लासेस में भी आपने पढ़ा होगा, लेकिन थोड़ा सा हम इसको रिवाइज करेंगे। तो 1-2 पॉइंट्स हम याद रखेंगे इस थ्योरी में। फर्स्ट पॉइंट जो इसमें कि जब आप किसी एटम की बात करते हो, उसकी अगर मैं इलेक्ट्रॉनिक को कोई भी एलिमेंट में ले लेता हूं, यहां पे मान लीजिए मैं यहां पे सोडियम ले लेता हूं, तो सोडियम की अगर मैं इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन लिख के रख दूं यहां पे, तो उसकी आएगी 1s2 2s2 2p6 and 3s1। दैट्स द इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन ऑफ सोडियम। तो पहले शेल में इसमें 2 इलेक्ट्रॉन्स आएंगे, सेकंड शेल में 6 + 2 8 इलेक्ट्रॉन्स आएंगे, थर्ड शेल में 1 इलेक्ट्रॉन है। या वो जैसे आप लोअर क्लासेस में लिखते थे, के शेल में 2 इलेक्ट्रॉन्स आएंगे, सेकंड शेल में 8 इलेक्ट्रॉन्स आएंगे, लास्ट शेल में फर्स्ट इलेक्ट्रॉन आएगा। इसकी सिंपल इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन है। तो ये हो गया वैलेंस शेल, आउटर मोस्ट शेल। तो आउटर मोस्ट शेल को हम क्या बोलते हैं? आउटर मोस्ट शेल को हम वैलेंस शेल बोलते हैं। तो यहां पे जब हम बॉन्डिंग वगैरह डिस्कस करेंगे तो यहां पे हम बात करेंगे कि जब बॉन्डिंग होती है तो बॉन्डिंग में ओनली वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स पार्टिसिपेट करते हैं। तो वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स हो गए द इलेक्ट्रॉन्स प्रेजेंट इन द आउटर मोस्ट शेल। फिर इसको हम बोलते हैं पेनल्टीमेट शेल, जो इसके बाद होता है लास्ट बट वन पेनल्टीमेट, उसके बाद एंटी पेनल्टीमेट। चलो फिलहाल हम पेनल्टीमेट एंड एंटी पेनल्टीमेट वर्ड यूज नहीं करेंगे, फिलहाल हम बस वर्ड यूज करेंगे, ये हो गया आउटर मोस्ट शेल। द इलेक्ट्रॉन्स प्रेजेंट इन द आउटर मोस्ट शेल आर कॉल्ड वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स। फिर जो अंदर होंगे यहां पे सबको, अब पेनल्टीमेट और एंटी पेनल्टीमेट वर्ड्स फिलहाल हम वर्ड्स यूज नहीं करेंगे। तो फिलहाल हम बाकी सब के सब जो इलेक्ट्रॉन्स हैं, आउटर मोस्ट इलेक्ट्रॉन्स के बगैर जो बाकी सारे इनर इलेक्ट्रॉन्स हैं, इनको हम बोलते हैं कोर इलेक्ट्रॉन्स। तो एक तो गया इलेक्ट्रॉन्स प्रेजेंट इन द आउटर मोस्ट शेल। फर्स्ट पॉइंट यहां पे जो हम याद रखेंगे, आपको ऐसे याद भी होगा, इलेक्ट्रॉन्स प्रेजेंट इन द आउटर मोस्ट शेल, इलेक्ट्रॉन्स प्रेजेंट इन द आउटर मोस्ट शेल। तो क्या बोलते हैं हम उनको? वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स। ठीक है, इलेक्ट्रॉन्स प्रेजेंट इन द आउटर मोस्ट शेल, तो उनको ही हम बोलेंगे वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स। ठीक है, और यही इलेक्ट्रॉन्स बॉन्डिंग में पार्टिसिपेट करेंगे। फिर सेकंड हो गया इनर शेल इलेक्ट्रॉन्स, जो बाकी सब के सब इनर शेल्स में होंगे, इनर शेल इलेक्ट्रॉन्स। और इनर शेल इलेक्ट्रॉन्स को हम बोलते हैं कोर इलेक्ट्रॉन्स। ठीक है, कोर इलेक्ट्रॉन एक साथ सब के सब जो इलेक्ट्रॉन्स होंगे। तो फिर थर्ड पॉइंट है
यहां पे जो आपने याद रखना, हम वर्ड यूज करते हैं, यहां पे हम वर्ड यूज करेंगे कर्नल। तो व्हाट इज कर्नल? तो कर्नल हो गया न्यूक्लियस। एक तो न्यूक्लियस आपका उस एटम का न्यूक्लियस है, प्लस इनर्शियल इलेक्ट्रॉन्स प्लस कोर इलेक्ट्रॉन्स। तो 2-3 पॉइंट्स पहले आप ना इस लेविस थ्योरी में याद रखिए कि आउटर मोस्ट शेल में जो इलेक्ट्रॉन्स होंगे उनको हम वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स बोलेंगे, वही बॉन्डिंग में पार्टिसिपेट करेंगे। सेकंड, इनर्शियल इलेक्ट्रॉन जो रिमेनिंग इलेक्ट्रॉन्स होंगे उनको हम कोर इलेक्ट्रॉन्स बोलेंगे। और न्यूक्लियस, उस एटम का जो न्यूक्लियस है और कोर इलेक्ट्रॉन जो होंगे उनको हम एक साथ कर्नल बोलेंगे। जैसे अगर मैं यहां पे एक एग्जांपल, अब सिंपल सी एग्जांपल लूं, मेरे पास है मैग्नीशियम। मैग्नीशियम की सिंपल इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन होगी 2 8 और 2। तो जरा मुझे बोलिए इसमें वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स कितने हैं? वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स तो 2 है इसमें, ठीक है। तो कोर इलेक्ट्रॉन्स कितने हैं? 10। ये हो गया वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स, ये 10 इलेक्ट्रॉन्स हो गए कोर इलेक्ट्रॉन्स, और ये 10 इलेक्ट्रॉन्स अलोंग विद द न्यूक्लियस। एक तो इनर्शियल इलेक्ट्रॉन्स और इसके एटम का न्यूक्लियस, उसको एक साथ हम कर्नल्स बोलते हैं। तो आप ऐसे भी कह सकते हो कर्नल्स हो गए एटम माइनस वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स। एटम में से वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स को अलग रख दीजिए, जो रिमेनिंग पोर्शन आएगा उसको हम कर्नल्स बोलते हैं, ठीक है। तो एक तो ये चीजें आप याद रखोगे इस लेविस थ्योरी में। सेकंड, हम इसमें हमने क्या याद रखना है? तो एज पर दिस लेविस थ्योरी कौन से एलिमेंट स्टेबल होते हैं? लेविस कॉन्सेप्ट के हिसाब से कौन से एलिमेंट स्टेबल होंगे? तो वो वाले एलिमेंट स्टेबल होंगे जिनके वैलेंस शेल्स में 8 इलेक्ट्रॉन्स होंगे। सो एलिमेंट्स, सेकंड पॉइंट इसमें, एलिमेंट्स having 8 electrons in their valence shell. Elements having 8 electrons in their valence shell. Elements having 8 electrons in their valence shell are more stable. तो ज्यादा स्टेबल होते हैं, ठीक है। तो जिन एलिमेंट्स के वैलेंस शेल में 8 इलेक्ट्रॉन्स होंगे तो ज्यादा स्टेबल होंगे। तो ये आइडिया कैसे आया इनको? अगर आप पीरियोडिक टेबल देखोगे, पीरियोडिक टेबल में पीरियोडिक प्रॉपर्टीज ऑफ एलिमेंट्स होपफुली आपने पढ़ा होगा। तो लास्ट ग्रुप जो है 18th ग्रुप, उसमें जो नोबल गैसेस है, तो हीलियम छोड़ के बाकी सब के सब जो एलिमेंट्स है उनके वैलेंस शेल में 8 इलेक्ट्रॉन्स है। तो बहुत कम रिएक्ट हो, ये नहीं कि वो रिएक्शन बिल्कुल नहीं करते, वो भी करते हैं, वो आगे देखेंगे किन कंडीशंस में वो रिएक्ट करते हैं, लेकिन नॉर्मल कंडीशंस में वो बिल्कुल रिएक्ट नहीं करते। तो बिकॉज उनके वैलेंस शेल में 8 इलेक्ट्रॉन्स वैलेंस शेल्स में होने की वजह से वो नॉर्मली रिएक्ट नहीं करते। तो मतलब लेविस ने वहीं से निकाला कि अगर वो बॉन्डिंग में पार्टिसिपेट नहीं करते, तो अगर कोई भी एलिमेंट इसलिए बॉन्डिंग क्यों करेगा, कोई भी एलिमेंट अब इसलिए बॉन्डिंग करेगा ताकि उसके भी वैलेंस शेल में 8 इलेक्ट्रॉन्स आने चाहिए, नोबल गैसेस की तरह। तो अगर किसी एलिमेंट में भी 8 इलेक्ट्रॉन्स आएंगे तो वो भी फिर स्टेबल होगा। तो एक एलिमेंट बॉन्डिंग इसलिए करता है ताकि वैलेंस शेल में 8 इलेक्ट्रॉन्स आने चाहिए। तो उसी को आप बोलते हो ऑक्टेट रूल। तो ऑक्टेट रूल हो गया, एवरी एलिमेंट टेंड्स टू अटेन स्टेबल नोबल गैस कॉन्फिगरेशन। कोई भी एलिमेंट बॉन्डिंग इसलिए करता है ताकि उसके वैलेंस शेल में 8 इलेक्ट्रॉन्स आने चाहिए। और वैलेंस शेल जो भी होगा उसमें जब आप इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फिगरेशन लिखोगे वो आ जाएगा NS2Np6। तो ऐसे लिखोगे आप, जो N मान लीजिए वैलेंस शेल है, इट कैन बी सेकंड, थर्ड, फोर्थ, वो डिपेंड करेगा किस एलिमेंट की बात करें। तो उसके वैलेंस शेल में अगर ये कॉन्फिगरेशन आ रही है, मतलब उसमें नोबल गैस कॉन्फिगरेशन आ रही है, मतलब उसका ऑक्टेट कंप्लीट है, मतलब वो स्टेबल है। हाँ, मतलब ये हर जगह एप्लीकेबल नहीं है। तो हमारे पास जो डुप्लेट रूल है, डुप्लेट रूल में हमने क्या बोला, उसमें 2 ही इलेक्ट्रॉन्स है, 1s2। तो ये किस किस पे एप्लीकेबल है? हाइड्रोजन पे। तो हाइड्रोजन चाहेगा जब भी बॉन्डिंग करेगा उसमें 2 इलेक्ट्रॉन्स आने चाहिए। हीलियम में तो है ही है, और लिथियम भी अपने आयनिक कंपाउंड्स में। तो लिथियम तब लिथियम पॉजिटिव में कन्वर्ट होता है। तो लिथियम भी आयनिक कंपाउंड्स में, लिथियम के आयनिक कंपाउंड्स में हमने ये देखना होता है कि इसका डुप्लेट कैसे कंप्लीट होगा। क्यों? क्योंकि लिथियम का जो एटॉमिक नंबर है वो तो 3 है, तो इसकी जो इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन आएगी 2 and 1। तो ये जब आयनिक कंपाउंड्स बनाता है, ये अपना 1 इलेक्ट्रॉन लूज करता है, और 1 इलेक्ट्रॉन लूज करने के बाद इसके वैलेंस शेल में फिर 2 इलेक्ट्रॉन्स रह जाते हैं। तो ये 3 एलिमेंट्स है, ऑक्टेट रूल इनमें एप्लीकेबल नहीं है, इनमें डुप्लेट रूल एप्लीकेबल है, ठीक है। तो एक गया दूसरा पॉइंट
तो फर्स्ट पॉइंट हमने बोला कि वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स क्या होते हैं, कोर इलेक्ट्रॉन्स क्या होते हैं, कर्नल क्या होता है। सेकंड पॉइंट हमने बोला कि जिन एलिमेंट्स के वैलेंस शेल में 8 इलेक्ट्रॉन्स होंगे वो ज्यादा स्टेबल होंगे, जैसे नोबल गैसेस ज्यादा स्टेबल है। तो हर एक एलिमेंट अब इसलिए बॉन्डिंग करता है, इसलिए बॉन्ड मतलब बॉन्डिंग कैसे करेगा, बॉन्डिंग करेगा या तो शेयर करेगा इलेक्ट्रॉन्स, या तो लूज करेगा, या तो गेन करेगा, ताकि उनके वैलेंस शेल में 8 इलेक्ट्रॉन्स आने चाहिए। तो उसको हम बोलते हैं ऑक्टेट रूल। अब ऑक्टेट रूल हमेशा एप्लीकेबल नहीं है, कहीं कहीं पे डुप्लेट रूल भी है। तो ये 3 एलिमेंट्स आप याद रखिए, इनमें डुप्लेट रूल है। अब ये ऑक्टेट कैसे कंप्लीट होगा, ठीक है। तो हर कोई एलिमेंट अब चाहता है कि वो अपना ऑक्टेट कंप्लीट करे। तो ऑक्टेट कैसे कंप्लीट करेगा? अस्सलामुअलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। तो केमिकल बॉन्डिंग के सेकंड क्लास में हमने आज क्या पढ़ना है? तो कल जो फर्स्ट क्लास हमने दी उसमें हमने केमिकल बॉन्ड बोला। केमिकल बॉन्ड होता क्या? दैट इज द फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बिटवीन द कॉन्स्टिट्यूएंट्स। फिर मैंने बोला केमिकल बॉन्ड क्यों बनता है, व्हाट्स द रीजन फॉर द फॉर्मेशन ऑफ केमिकल बॉन्ड। मैंने 2 रीजंस बोले। एक रीजन मैंने बोला कि एटम्स इसलिए बॉन्डिंग करते हैं ताकि सिस्टम की मॉलिक्यूल की पोटेंशियल एनर्जी कम होनी चाहिए। सेकंड रीजन मैंने दिया कि एलिमेंट्स इसलिए बॉन्डिंग करते हैं ताकि उनका ऑक्टेट कंप्लीट होना चाहिए या डुप्लेट कंप्लीट होना चाहिए। और मेन रीजन तो वो एनर्जी वाला रीजन है कि पोटेंशियल एनर्जी सिस्टम की कम होनी चाहिए, बिकॉज सिस्टम की पोटेंशियल एनर्जी जितनी कम होगी सिस्टम उतना ज्यादा स्टेबल होगा। तो कल की क्लास में हमने वो पोटेंशियल एनर्जी डायग्राम डिस्कस किया, तो होपफुली वो आपको समझ आया होगा। अब आज की क्लास में हमने अब पढ़ना है, अभी बॉन्डिंग के डिफरेंट टाइप्स नहीं पढ़ने, वो आगे आ जाएगा, आयनिक बॉन्ड, कोवैलेंट बॉन्ड, कोऑर्डिनेट बॉन्ड। लेकिन फिलहाल हमने डिस्कस करना है कॉसल एंड लेविस थ्योरी, या जिसको आप इलेक्ट्रॉनिक थ्योरी या वैलेंस भी बोलते हो। सिंपलेस्ट अप्रोच है केमिकल बॉन्डिंग का, जो हमने कल बोला कि एलिमेंट्स इसलिए बॉन्डिंग करते हैं ताकि उनके वैलेंस शेल में 8 इलेक्ट्रॉन्स, या हाइड्रोजन अगर हीलियम है तो 2 इलेक्ट्रॉन्स आने चाहिए। तो मतलब ये इसी अप्रोच से निकला है, लेविस थ्योरी से, या कॉसल एंड लेविस थ्योरी। तो अब इसमें इंपॉर्टेंट पॉइंट क्या, सिंपलेस्ट कॉन्सेप्ट है, आपको पहले से ही इसका आइडिया होगा, लेकिन मैं भी थोड़ा सा पढ़ा देता हूं ताकि आपको इसके जो इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं वो रिकैप्चुलेट कर लेते, उससे आपको ये चीजें याद रहेंगे। What are the important points of this Lewis theory? तो फर्स्ट पॉइंट जो हम इसमें याद रखेंगे, हम 2-3 वर्ड्स यूज करते हैं। एक वर्ड हो गया, हम यूज करते हैं वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स, ठीक है, वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स। सेकंड पॉइंट हम यूज करते हैं कोर इलेक्ट्रॉन्स, सेकंड पॉइंट कोर इलेक्ट्रॉन्स। एंड थर्ड पॉइंट हम यूज करते हैं कर्नल, ठीक है। तो इस केमिकल बॉन्डिंग में हम ये 3 वर्ड्स यूज करेंगे, या लेविस थ्योरी में ये 3 वर्ड्स यूज करेंगे, वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स, कोर इलेक्ट्रॉन्स एंड कर्नल। तो वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स क्या हो गया, मुझे लगता है ये चीजें पता होंगी। इलेक्ट्रॉन्स प्रेजेंट इन द आउटर मोस्ट शेल, इलेक्ट्रॉन्स प्रेजेंट इन द आउटर मोस्ट शेल। आउटर मोस्ट, किसी एटम के आउटर मोस्ट शेल में कितने इलेक्ट्रॉन्स होंगे, अभी मैं एक एग्जांपल दे देता हूं। कोर इलेक्ट्रॉन्स क्या हो गए,
आउटर इलेक्ट्रॉन्स के बगैर, तो इलेक्ट्रॉन्स प्रेजेंट इन द इनर शेल्स, आउटर मोस्ट शेल के बगैर जो इनर शेल इलेक्ट्रॉन्स हैं उनमें जितने भी इलेक्ट्रॉन्स होंगे उनको हम कोर इलेक्ट्रॉन्स बोलेंगे। इलेक्ट्रॉन्स प्रेजेंट इन द इनर शेल्स, प्रेजेंट इन द इनर शेल्स, इनर शेल्स में इलेक्ट्रॉन्स कितने होंगे, ठीक है। थर्ड पॉइंट जो हमने यहां पे डिस्कस करना है, दैट्स द कर्नल। कर्नल क्या हो गया? कर्नल में हमने न्यूक्लियस भी देखना है, न्यूक्लियस प्लस कोर इलेक्ट्रॉन्स, ठीक है, आउटर मोस्ट इलेक्ट्रॉन्स नहीं देखने। अब ये क्या हो गया? अगर मैं कोई एग्जांपल लूं यहां पे, चलो हम यहां पे सोडियम की एग्जांपल ले लेते हैं। तो सोडियम का एटॉमिक नंबर 11 है, तो अगर आप इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन इसकी लिखोगे, आप लिखोगे 1s2, 2s2, 2p6, 3s1, ये सब इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशंस लिखना एलिमेंट्स की आपको आता होगा, लेकिन मैं वो सिंपल इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन लिखूंगा ऐसे, क्योंकि मुझे वो वैसे यूज करना है, 2 8 and 1। अब इसके पहले शेल में 2 इलेक्ट्रॉन्स है, सेकेंड शेल में 8 इलेक्ट्रॉन्स है, थर्ड शेल में 1 इलेक्ट्रॉन है। तो अगर मैं आपसे पूछूं, जरा मुझे बोलिए इसमें कितने वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स है, तो सिंपल है, इसमें एक, ये वाला ये है वैलेंस इलेक्ट्रॉन, तो ये एक जो आउटर मोस्ट शेल में इलेक्ट्रॉन हो गया वैलेंस इलेक्ट्रॉन। फिर बाकी जितने भी शेल्स है, मतलब ये इसका लास्ट बट 1 है, लास्ट बट 2 है, तो दीज आर द इनर शेल इलेक्ट्रॉन्स। इनको आप एक साथ बोलते हो, इनको हम एक साथ बोलते हैं कोर इलेक्ट्रॉन्स, ठीक है। वैसे इनके लिए अलग से भी टर्मिनोलॉजी है जो शायद हम यहां पे यूज नहीं करेंगे, मे बी अगर कुछ बच्चे इंटरेस्टेड है। तो ये कौन सा शेल हो गया? वैलेंस शेल, क्योंकि ना वैलेंस शेल, लास्ट आउटर मोस्ट शेल को हम वैलेंस शेल बोलते हैं, और उसमें जो इलेक्ट्रॉन्स होंगे वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स, इसको हम बोलते हैं पेनल्टीमेट, पेनल्टीमेट शेल या पेनल्टीमेट शेल इलेक्ट्रॉन्स, पेनल्टीमेट शेल, और इसको हम बोलते हैं एंटी पेनल्टीमेट, एंटी पेनल्टीमेट शेल, ठीक है। तो लास्ट वाले शेल को हम बोलते हैं वैलेंस शेल, उसके बाद वाला इनर शेल, उसके बाद वाला लास्ट बट 1 जो होगा उसको बोलते हैं पेनल्टीमेट, और उसके बाद लास्ट बट 2 जो होगा उसको एंटी पेनल्टीमेट बोलते हैं। लेकिन फिलहाल ये 2 वर्ड्स हम यूज नहीं करेंगे, पेनल्टीमेट, एंटी पेनल्टीमेट, आगे इनको यूज करेंगे, फिलहाल हमने इस थ्योरी में इनको यूज नहीं करना है। तो इस थ्योरी में बाकी सब जो इलेक्ट्रॉन्स होंगे, आउटर मोस्ट इलेक्ट्रॉन्स के बगैर जो बाकी सारे इलेक्ट्रॉन्स होंगे उनको हम बोलते हैं कोर इलेक्ट्रॉन्स, ठीक। तो क्या आउटर मोस्ट शेल में जो इलेक्ट्रॉन्स वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स, आउटर शेल के बगैर जो बाकी सारे इलेक्ट्रॉन्स होंगे इनर शेल इलेक्ट्रॉन्स, उनको कोर इलेक्ट्रॉन्स बोलोगे। फिर कर्नल, कर्नल में कोर इलेक्ट्रॉन्स तो लेने ही लेने, साथ साथ आपको न्यूक्लियस भी लेना है। तो यहां से मान लीजिए ये वाले कोर इलेक्ट्रॉन्स, मान लीजिए ये सोडियम का न्यूक्लियस है, ये कुछ न्यूक्लियस हो गया यहां पे, तो न्यूक्लियस और इनर शेल इलेक्ट्रॉन्स को एक साथ हम कर्नल बोलते हैं। तो आप ऐसे भी कह सकते हो कर्नल, कर्नल हो गया मैथमेटिकल लैंग्वेज में एटम माइनस वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स, एटम में से वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स निकालिए, उनको अलग रखिए, उसके बगैर जो बचेगा, एटम में से वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स निकालिए, उसमें रिमेनिंग पोर्शन जो बचेगा उसको हम कर्नल बोलते हैं। तो कर्नल में न्यूक्लियस भी लेना है और इनर्शियल इलेक्ट्रॉन्स भी लेना है, ठीक है। तो ये गया फर्स्ट पॉइंट। लिविस थ्योरी में फर्स्ट पॉइंट मैंने डिस्कस किया कि व्हाट आर वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स, व्हाट आर कोर इलेक्ट्रॉन्स, एंड थर्ड पॉइंट हो गया कर्नल। अब सेकेंड पॉइंट जो है यहां पे कि ये एटम्स अब बॉन्डिंग क्यों करते हैं एज पर दिस थ्योरी। तो यहां पे तो पोटेंशियल एनर्जी वगैरह डिस्कस नहीं करना हमने, यहां पे हमने बस वो ऑक्टेट रूल वगैरह डिस्कस करना है, पोटेंशियल एनर्जी की बात नहीं करेंगे। तो एज पर लिविस थ्योरी एलिमेंट्स या एटम्स बॉन्डिंग में पार्टिसिपेट क्यों करते हैं? ताकि वो वैलेंस शेल में उनके 8 इलेक्ट्रॉन्स आने चाहिए, उनको ऑक्टेट कंप्लीट होना चाहिए। ऐसा क्यों? पीरियोडिक टेबल पे जब आप नजर डालोगे तो वहां पे जो नोबल गैसेस है, पीरियोडिक टेबल आपने देखा होगा, 18th ग्रुप जिनको आप नोबल गैसेस भी बोलते हो, तो हीलियम, नियॉन, आर्गॉन, क्रिप्टॉन, जीनॉन, रेडॉन, तो हीलियम छोड़ के बाकी जितने भी एलिमेंट्स है वहां पे उनके वैलेंस शेल में 8 इलेक्ट्रॉन्स है, तो बॉन्डिंग में पार्टिसिपेट नहीं करते। तो इन्होंने बोला जब वो बॉन्डिंग में पार्टिसिपेट नहीं करते तो मतलब उनकी इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन स्टेबल होगी। तो उनकी इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन क्या है? वैलेंस शेल में 8 इलेक्ट्रॉन्स है। तो इन्होंने सोचा बाकी एलिमेंट्स भी इसीलिए बॉन्डिंग करते होंगे, इसीलिए केमिकल बॉन्ड फॉर्मेशन में पार्टिसिपेट करते होंगे ताकि उनके भी वैलेंस शेल में 8 इलेक्ट्रॉन्स आने चाहिए। बिकॉज वैसे एलिमेंट्स जिनके वैलेंस शेल में 8 इलेक्ट्रॉन्स होते हैं वो स्टेबल होते हैं। तो ये इनका सेकंड पॉइंट है, एटम्स हैविंग 8 इलेक्ट्रॉन्स, एटम्स हैविंग
8 electrons in their valence shell. Atoms having 8 electrons in their valence shell are stable. तो ये आइडिया है उनको नोबल गैसेस से. Atoms having 8 electrons in their valence shell are stable. ठीक है, तो जिन एटम्स के वैलेंस शेल में 8 इलेक्ट्रॉन्स होंगे तो वो ज्यादा स्टेबल होते हैं. जिनमें 8 से कम होंगे तो वो बॉन्डिंग में पार्टिसिपेट करेंगे ताकि उनके वैलेंस शेल में 8 इलेक्ट्रॉन्स आने चाहिए. ठीक है, तो फिर नेक्स्ट पॉइंट क्या है? नेक्स्ट पॉइंट अब यही है जो हम बार बार यही डिस्कस कर रहे हैं कि एटम्स अब बॉन्डिंग में पार्टिसिपेट इसलिए करेंगे ताकि उनके वैलेंस शेल में नोबल गैस कॉन्फ़िगरेशन आनी चाहिए. एटम्स पार्टिसिपेट इन केमिकल बॉन्डिंग. एटम्स पार्टिसिपेट इन केमिकल बॉन्डिंग. तो केमिकल बॉन्डिंग में क्या क्या करेंगे? या तो इलेक्ट्रॉन्स को गेन करेंगे, है ना, इलेक्ट्रॉन्स को गेन करेंगे, या तो कोई इलेक्ट्रॉन्स को लूज करेगा. ठीक है ना, या तो इलेक्ट्रॉन्स को शेयर करेंगे. अब इलेक्ट्रॉन्स को लूज या गेन करेंगे तो आयनिक बॉन्ड बनेगा, और अगर शेयर करेंगे तो कोवैलेंट बॉन्ड बनेगा. तो एटम्स अब केमिकल बॉन्डिंग में मतलब वो इलेक्ट्रॉन्स लूज करेंगे, गेन करेंगे, शेयर करेंगे. क्यों? ताकि उनका ऑक्टेट कंप्लीट होना चाहिए, ताकि उनमें नोबल गैस कॉन्फ़िगरेशन आनी चाहिए. सो एटम्स पार्टिसिपेट इन केमिकल बॉन्डिंग in order to have stable noble gas configuration. स्टेबल नोबल गैस कॉन्फ़िगरेशन. वो क्या हो गया नोबल गैस कॉन्फ़िगरेशन? वही ना 8 इलेक्ट्रॉन्स. तो अगर आप इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन फॉर्म में लिखोगे NS2 NP6, let n be the valence shell of that element. It can be 2 3 4. 1 तो हो नहीं सकता क्योंकि पहले शेल में खाली s है, तो मिनिमम n का वैल्यू 2 होगा. 2 3 4. तो फिर अगर वैलेंस शेल n है तो अगर s में 2 इलेक्ट्रॉन्स है, p में 6 इलेक्ट्रॉन्स है, तो दोनों सब शेल्स जो है यहां पे s सब शेल और p सब शेल दोनों कंप्लीटली फिल्ड है. s भी कंप्लीटली फिल्ड है बिकॉज उसमें 2 ही इलेक्ट्रॉन्स आएंगे. p सब शेल भी कंप्लीटली फिल्ड है बिकॉज उसमें 6 इलेक्ट्रॉन्स आएंगे. तो जब ये दोनों सब शेल्स कंप्लीटली फिल्ड होंगे मतलब उसके वैलेंस शेल में 8 इलेक्ट्रॉन्स है, मतलब वो ज्यादा स्टेबल है. तो इसी को हम बोलते हैं नोबल गैस कॉन्फ़िगरेशन, और इसी स्टेटमेंट को हम बोलते हैं ऑक्टेट रूल. ठीक है, तो ऑक्टेट रूल क्या हो गया कि हर कोई एलिमेंट बॉन्डिंग में इसलिए पार्टिसिपेट करता है ताकि उसके वैलेंस शेल में 8 इलेक्ट्रॉन्स आने चाहिए, मतलब कॉन्फ़िगरेशन NS2 NP6 आनी चाहिए. हाँ, इसमें एक दो एक्सेप्शंस हैं, मतलब जिनमें डुप्लेट कंप्लीट करना है. तो एक्सेप्शंस कौन कौन सी है वो हम अलग से याद रखेंगे. हाइड्रोजन है, हीलियम है और लिथियम अपने आयनिक कंपाउंड्स में. हाइड्रोजन जब बॉन्डिंग में पार्टिसिपेट करेगा तो ये मत ना, इसमें तो पहला ही शेल है, पहले शेल में तो 2 ही इलेक्ट्रॉन्स आएंगे, तो इसमें ऑक्टेट रूल नहीं फॉलो करना है, इसने डुप्लेट रूल फॉलो करना है. हीलियम तो है ही, उसमें भी डुप्लेट है. तो लिथियम का एटॉमिक नंबर 3 है, तो इसकी इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन अगर आप अलग से लिखोगे 2 and 1, तो जब ये आयनिक बॉन्ड, कोवैलेंट छोड़िए, जब ये आयनिक बॉन्ड्स बनाएगा तो ये अपना एक इलेक्ट्रॉन लूज करता है ताकि फिर इसके पहले शेल में 2 इलेक्ट्रॉन्स आने चाहिए. तो ये जो 3 एटम्स, या मैंने एक आयन भी रखा, तो ये जो 3 स्पीशीज है हमारे पास, इनमें मैंने ऑक्टेट रूल नहीं फॉलो करवाना है, इनमें मैंने डुप्लेट रूल देखना है. ठीक है, डुप्लेट रूल या डुप्लेट कॉन्फ़िगरेशन. ठीक, तो ये हो गया थर्ड पॉइंट. तो थर्ड पॉइंट में हमने ऑक्टेट रूल की बात की कि ऑक्टेट बॉन्डिंग इसलिए करेंगे एटम्स ताकि उनका ऑक्टेट कंप्लीट होना चाहिए. ठीक है, अब ये ऑक्टेट रूल कैसे फॉलो होगा? या तो इलेक्ट्रॉन्स गेन करेंगे, या तो इलेक्ट्रॉन्स लूज करेंगे, या तो इलेक्ट्रॉन्स शेयर होंगे. अब ये इलेक्ट्रॉन्स जब लूज करेगा कोई, या गेन करेगा, या शेयर करेगा, तब यहां पे हम 2 वर्ड्स एडिशनल यूज करेंगे. वन इज द इलेक्ट्रोवैलेंसी एंड सेकंड इज द कोवैलेंसी. तो जनरल में हम बात करते हैं वैलेंसी. तो जब आप जनरल में बात करते हो, मैं इसको रब ऑफ कर देता हूं. वैलेंसी, अब जनरल में बात करते हो वैलेंसी. वैलेंसी हो गया कंबाइनिंग कैपेसिटी ऑफ एन एलिमेंट. ठीक है, तो अलग से भी लिखना चाहते हो, इट इज द
कंबाइनिंग कैपेसिटी ऑफ एन एलिमेंट, कंबाइनिंग कैपेसिटी ऑफ एन एलिमेंट, एक एलिमेंट की कंबाइनिंग कैपेसिटी क्या है। तो अगर आप किसी एलिमेंट में वैलेंसी निकालना चाहते हो, किसी एलिमेंट की अगर वैलेंसी, या स्पेशली एप्लीकेबल है सेकंड पीरियड एलिमेंट्स पे, सेकंड पीरियड एलिमेंट्स पे, तो इसमें हम इसको यूज करेंगे। तो वैलेंसी होती है बराबर नंबर ऑफ वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स, नंबर ऑफ वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स और 8 माइनस नंबर ऑफ वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स। ठीक है, तो ये नेक्स्ट पॉइंट है, मान लीजिए फोर्थ पॉइंट हमारा शायद है ये। तो वैलेंसी हो गया कंबाइनिंग कैपेसिटी ऑफ एन एलिमेंट। अब कंबाइन होना है एलिमेंट्स ने, बॉन्डिंग करनी है ताकि ऑक्टेट कंप्लीट हो। अब एज पर लिव्स थ्योरी, तो ये लिव्स थ्योरी की हम बात कर रहे हैं, तो वैलेंसी इज नंबर ऑफ वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स, वैलेंशियल में कितने इलेक्ट्रॉन्स होंगे, या 8 माइनस नंबर ऑफ वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स। तो अगर मैं यहां पे कुछ एग्जांपल्स दूं, चलो सेकंड पीरियड एलिमेंट्स की बात कर लेते हैं। मैं यहां से लिथियम लिख देता हूं, लिथियम है, फिर उसके बाद है बेरिलियम है, फिर उसके बाद है बोरान, कार्बन, नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, फ्लोरीन, नियॉन। पता होगी आपको ये सब। इसका एटॉमिक नंबर कितना है, इसका एटॉमिक नंबर 3, इसका 4, 5, 6, 7, 8, 9 एंड 10। ठीक है ना, सेकंड पी, क्योंकि ये वाली जो रिलेशनशिप है ये मेनली एप्लीकेबल है सेकंड पीरियड एलिमेंट पे। तो मैंने सबके सब 8 एलिमेंट्स है वहां पे, सबके सब लिखे मैंने यहाँ पे। जरा इसकी सिंपल इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन लिखिए 2 and 1, होपफुली शायद आपको दिख रहा होगा ये। तो 2 and 1, यहाँ पे 2 and 2, यहाँ पे 2 and 3, यहाँ पे 2 and 4, 2 and 5, 2 and 6, 2 and 7, 2 and 8। अब जरा मुझे बोलिए क्या होगा जब ये बॉन्डिंग में पार्टिसिपेट करेगा, क्या करेगा? क्या ये इस इलेक्ट्रॉन को लूज करेगा कि एक इलेक्ट्रॉन शेयर करेगा कि 7 इलेक्ट्रॉन्स गेन करेगा? तो अब या तो ऑक्टेट कंप्लीट करना है या तो हाइड्रोजन, हीलियम और लिथियम में डुप्लेट कंप्लीट करना है। तो जब ये आयनिक बॉन्डिंग, ये मेनली आयनिक बॉन्डिंग में पार्टिसिपेट करेगा, तो ये क्या एक इलेक्ट्रॉन लूज करेगा। तो जब एक इलेक्ट्रॉन लूज करेगा, इसकी वैलेंसी कितनी होगी? 1, या फॉर्मूला से देख लीजिए, वैलेंसी क्या हो गया? नंबर ऑफ वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स। जैसे आपकी वैलेंसी बोलिए, किसकी कितनी वैलेंसी होगी? इसकी वैलेंसी कितनी होगी? इसकी वैलेंसी होगी ना 1, बिकॉज इसके वैलेंशियल में एक इलेक्ट्रॉन है। इसकी वैलेंसी कितनी होगी? 2, इसके वैलेंशियल में 2 इलेक्ट्रॉन्स हैं। एज पर दिस नंबर ऑफ वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स। इसके वैलेंशियल में कितने इलेक्ट्रॉन्स हैं? 3, so वैलेंसी विल बी 3। इसके वैलेंशियल में कितने इलेक्ट्रॉन्स हैं? 4। ठीक है, अब उसके बाद लगेगा इसमें 5 वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स हैं, तो इसकी वैलेंसी विल बी 5। अब ये अपने 5 के 5 इलेक्ट्रॉन्स यूज नहीं करेगा बॉन्ड फॉर्मेशन में। मान लीजिए ये 5 एंड 5 इलेक्ट्रॉन्स को शेयर करेगा, तो रिजल्टिंग एटम में तो फिर 10 इलेक्ट्रॉन्स आएंगे, तो ये ऑक्टेट रूल को फॉलो नहीं करेगा। इसलिए इसको ना ऑक्टेट कंप्लीट करने के लिए अभी कितने इलेक्ट्रॉन्स और चाहिए? तो इसके पास ऑलरेडी से 5 इलेक्ट्रॉन्स है, तो इसको तो अभी 3 इलेक्ट्रॉन्स और चाहिए, है ना। तो इसमें हमने 4 के बाद हमने ये वाली फॉर्मूला यूज नहीं करनी है, हमने ये याद रखना है 8 माइनस नंबर ऑफ वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स। कर लीजिए, तो 5 वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स है ना, तो 8 माइनस 5, 8 माइनस 5 दैट्स इक्वल टू 3, और यही तो आना चाहिए। अब ऐसे भी कर सकते हो ना, वैलेंशियल में कितने इलेक्ट्रॉन्स है? 5। ऑक्टेट कंप्लीट करने के लिए कितने इलेक्ट्रॉन्स चाहिए? 3, तो इसकी वैलेंसी 3 है। उसके बाद जरा देख लीजिए, ऑक्सीजन एटम है 2 and 6, बोलिए इसकी वैलेंसी कितनी होगी? 6 है? नहीं, फिर कितनी है? 8 माइनस 6 दैट इज 2। जरा वैसे बोलिए, व्हाइट्स वैलेंसी इज 2, मतलब क्या होगी? इसकी सिग्निफिकेंस क्या है? इसकी सिग्निफिकेंस है कि ये बॉन्डिंग में पार्टिसिपेट करेगा ताकि 2 एडिशनल इलेक्ट्रॉन्स आने चाहिए। इसमें ऑलरेडी से 6 इलेक्ट्रॉन्स है, 2 और इलेक्ट्रॉन्स आने चाहिए ताकि ऑक्टेट कंप्लीट हो जाए, तो इसकी वैलेंसी 2 है। अब अकॉर्डिंगली बोलिए, इसमें भी 8 माइनस 7 दैट्स 1। ठीक है ना, इसने एक इलेक्ट्रॉन गेन करना या फिर शेयर करेगा, और इसकी वैलेंसी क्या है कि 0। हाँ, नोबल गैसेस को अब 0 ग्रुप भी बोलते हो बिकॉज इनकी वैलेंसी 0 है। ये नॉर्मली बॉन्डिंग में पार्टिसिपेट नहीं करते, तो क्या हो रहा है वैलेंसी का? 1 2 3 4, फिर वापस 3 2 1 0। तो अब
जनरल में मैं फिर से थोड़ा सा रिपीट करूंगा, मैंने बोला वैलेंसी हो गया नंबर ऑफ वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स, वैलेंस शेल में कितने इलेक्ट्रॉन्स हैं, लेकिन ये 4 तक देखना, 1 द नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स, 4 तक जब आएंगे, 4 के बाद जब 5 6 7 8 होंगे तब हमने ये वाली फॉर्मूला यूज करनी है, 8 माइनस नंबर ऑफ वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स। मुझे लगता है ये कैलकुलेट करना आएगा। अब लेकिन ये जो वैलेंसी है, दिस वैलेंसी कैन बी सेटिस्फाइड ईदर बाय द शेयरिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन्स, और या तो गेन करने से या तो लूज करने से। इसलिए इस वैलेंसी के हमारे पास 2 टाइप्स आएंगे। जनरल में वैलेंसी ऐसे निकालेंगे हम, लेकिन अब एलिमेंट्स बॉन्डिंग में पार्टिसिपेट करेंगे, या तो वो इलेक्ट्रॉन्स को शेयर करेंगे या तो वो आयनिक बॉन्डिंग में पार्टिसिपेट करेंगे जिसमें इलेक्ट्रॉन्स कोई एलिमेंट लूज या गेन करेगा। तो इसलिए इस वैलेंसी के 2 टाइप्स है हमारे पास। एक तो आएगा इलेक्ट्रोवैलेंसी, एंड दूसरा आएगा कोवैलेंसी। ठीक है, इलेक्ट्रोवैलेंसी एंड कोवैलेंसी। व्हाट इज इलेक्ट्रोवैलेंसी? तो आयनिक बॉन्ड को हम इलेक्ट्रोवैलेंट बॉन्ड भी बोलते हैं। तो इलेक्ट्रोवैलेंसी क्या हो गया? नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स गेन्ड, या तो उसने कितने गेन किए, और लॉस्ट पर एटम ड्यूरिंग बॉन्ड फॉर्मेशन, आयनिक बॉन्ड फॉर्मेशन। तो जब 2 एटम्स के बीच में आयनिक बॉन्ड बनेगा ना, वहां पे ट्रांसफर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स होंगे, अभी देखेंगे हम। तो उस आयनिक बॉन्ड में एक एटम ने या एक आयन ने, फिर तो आयन बनेगा, एटम जब लूज या गेन करेगा फिर आयन बनेगा। तो पर एटम वो कितने इलेक्ट्रॉन्स गेन या कितने इलेक्ट्रॉन्स लूज कर रहा है, दैट्स इलेक्ट्रोवैलेंसी। तो अभी हम एग्जांपल्स देखेंगे। तो इलेक्ट्रोवैलेंसी इज एप्लीकेबल इन केस ऑफ आयनिक बॉन्ड। अब कोवैलेंसी क्या हो गया, खुद ही बोलिए। इट विल बी द नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स शेयर्ड, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स शेयर्ड पर एटम। ठीक है ना? तो ये किस में एप्लीकेबल होगा? कोवैलेंट बॉन्डिंग में। तो कोवैलेंट बॉन्डिंग में कितने इलेक्ट्रॉन्स वो शेयर करेंगे? अगर एक एटम एक इलेक्ट्रॉन शेयर कर रहा है तो उसकी कोवैलेंसी 1 है। अगर 2 3 4 वो डिपेंड करेगा, अभी एग्जांपल्स में हम डिस्कस करेंगे। तो वैलेंसी आया समझ जनरल में। तो वैलेंसी कैसे निकालते हैं? नंबर ऑफ वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स और 8 माइनस नंबर ऑफ वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स। अब वैलेंसी के 2 टाइप्स है, एक है इलेक्ट्रोवैलेंसी, सेकंड है कोवैलेंसी। तो इलेक्ट्रोवैलेंसी इज एप्लीकेबल इन केस ऑफ इलेक्ट्रोवैलेंट बॉन्ड, मतलब आयनिक बॉन्ड, where there is transfer of electrons। और देखना पड़ेगा एक एटम ने, पर एटम, एक एटम का देखना है, मॉलिक्यूल का नहीं देखना है, एक एटम का देखना है, एक एटम ने कितने इलेक्ट्रॉन लूज है गेन किए। और यहां पे देखना है पर एटम, एक एटम ने कितने इलेक्ट्रॉन्स बाकी एटम्स के साथ शेयर किए। ठीक है, अब एज पर दिस लेविस थ्योरी, एज पर दिस लेविस कॉन्सेप्ट, हमने यहां पे 3 टाइप्स ऑफ केमिकल बॉन्ड्स को डिस्कस करना है। केमिकल बॉन्ड्स हमारे पास 4 टाइप्स के होते हैं, कल हमने बात की। आयनिक बॉन्ड, कोवैलेंट बॉन्ड, कोऑर्डिनेट बॉन्ड एंड मेटालिक बॉन्ड। लेकिन यहां पे लेविस कॉन्सेप्ट में हमने 3 केमिकल बॉन्ड्स को थोड़ा सा पहले डिस्कस करना है, फिर से आइडिया देंगे। 1 इज द आयनिक बॉन्ड, सेकंड इज द कोवैलेंट बॉन्ड, थर्ड इज द कोऑर्डिनेट बॉन्ड। मेटालिक बॉन्डिंग को फिर बाद में अलग से। तो एज पर दिस कॉन्सेप्ट, लेविस कॉन्सेप्ट, केमिकल बॉन्ड्स आर ऑफ 3 टाइप्स: आयनिक, कोवैलेंट एंड कोऑर्डिनेट बॉन्ड। तो फिलहाल हम आयनिक बॉन्ड की बात करेंगे। आयनिक बॉन्ड, तो यहां पे भी फिर से हम इसको ज्यादा डिटेल में डिस्कस नहीं करेंगे, लेकिन यहां पे दिखाएंगे कुछ 1-2 एग्जांपल्स कि वो अपना वो ऑक्टेट कैसे कंप्लीट करते हैं। तो आयनिक बॉन्ड में क्या होगा? शेयरिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन्स की ट्रांसफर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स। तो इसमें होगा ट्रांसफर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स। तो देखते हैं, कोई एग्जाम्पल ले लेते हैं, एक सिंपल सी एग्जाम्पल ले लेते हैं। आप ना Na और Cl के बीच में ले लीजिए। पता नहीं 1000 बार आपने एग्जाम्पल ली होगी और यही एग्जाम्पल ली होगी ना। तो Na और Cl, तो Na का एटॉमिक नंबर कितना है? 11 है। तो सिंपल इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन क्या आएगी? 2 8 एंड 1। आपको दिख रहा है? मेरे पास वैसे इस टाइम स्पेस मैं थोड़ा सा बड़ा करके लिख सकता हूं, तो मैं थोड़ा सा बड़ा करके लिख देता हूं ताकि आपको ये दिखे मोबाइल पे। मोबाइल कितना बड़ा है आपका? चलो, Na और Cl, तो इसकी इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन 2 8 एंड 1।
और क्लोरीन का एटॉमिक नंबर 17 है, तो इसके इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन 2, 8 एंड 7। ठीक है ना, मैंने कुछ गलत वलत किया? ठीक है, आप खुद बोलिए, आप तो माशाल्लाह बहुत काबिल हो। क्या होगा, ये इलेक्ट्रॉन यहां से क्लोरीन की डायरेक्शन में जाएगा, तो ये मतलब ये इलेक्ट्रॉन लूज करेगा, ये इलेक्ट्रॉन लूज करेगा ताकि इसके इनर शेल में, अब वो फिर बाद, इस टाइम ये वैलेंस शेल है, ये इनर शेल है, या इसको हम पेनल्टीमेट शेल बोलते हैं, लेकिन जब ये इलेक्ट्रॉन लूज करेगा फिर यही वैलेंस शेल बनेगा, फिर इसमें 8 इलेक्ट्रॉन्स आएंगे। ठीक है, तो ये अपना एक इलेक्ट्रॉन इसको देगा, और जब ये एक इलेक्ट्रॉन लूज करेगा, जरा मुझे बोलिए ये किस में कन्वर्ट होगा? ये ना कन्वर्ट होगा Na पॉजिटिव में, क्योंकि जब कोई इलेक्ट्रॉन लूज करता है उस पे पॉजिटिव चार्ज आता है, तो किया ना इलेक्ट्रॉन लूज, फिर इसमें कितने इलेक्ट्रॉन्स बचेंगे? 10, 2 एंड 8। तो क्या इसने ऑक्टेट रूल को फॉलो किया? हाँ माशाल्लाह, ये तो स्टेबल बन गया। अब जरा Cl की बात कीजिए, ये जब ये एक इलेक्ट्रॉन गेन करेगा तो 7 के बदले यहां पे 8 आएगा, लेकिन इलेक्ट्रॉन गेन करने से इस पे चार्ज नेगेटिव आएगा, तो यहां पे मिलेगा Cl और इस पे चार्ज नेगेटिव, तो इसकी जो इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन आ जाएगी दैट इज 2, 8 एंड 8, मैंने गलत लिखा था, 2, 8 एंड, इससे पहले था 2, 8, 7, अब जब गेन करेगा तो 2, 8 एंड 8। तो क्या अब इन दोनों का ऑक्टेट कंप्लीट हो गया? हाँ, इसका भी ऑक्टेट कंप्लीट हो गया, इसका भी ऑक्टेट कंप्लीट हो गया, तो दोनों बन गए स्टेबल। अब एडिशनल स्टेबिलिटी कैसे आएगी? एडिशनल स्टेबिलिटी आएगी अब एक दूसरे को अट्रैक्ट करेंगे, तो ये अलग से नहीं रहेगा, Na पॉजिटिव अलग, सॉलिड स्टेट की मैं बात कर रहा हूं, तो Na पॉजिटिव अलग से नहीं रहेगा, Cl नेगेटिव अलग से नहीं रहेगा, ये अब एक दूसरे को अट्रैक्ट करके किस में कन्वर्ट होंगे? Na पॉजिटिव Cl नेगेटिव सॉलिड में, तो मुझे मिलेगा सोडियम क्लोराइड का सॉलिड स्ट्रक्चर। मोस्ट ऑफ द आयनिक कंपाउंड्स अंडर नॉर्मल कंडीशन सॉलिड स्टेट में होते हैं, इनके बीच में बॉन्ड काफी स्ट्रांग होता है, जिसकी वजह से नॉर्मल कंडीशंस में दे एग्जिस्ट इन द सॉलिड स्टेट। ठीक है, तो क्या हो गया, इसने एक इलेक्ट्रॉन लूज किया, बन गया पॉजिटिव, इसने वही वाला इलेक्ट्रॉन गेन किया तो बन गया नेगेटिव, तो Na पॉजिटिव का भी ऑक्टेट कंप्लीट, Cl नेगेटिव का भी ऑक्टेट कंप्लीट, तो फिर एक दूसरे को न्यूट्रलिटी असल में मेंटेन करनी होती है, इलेक्ट्रिकल न्यूट्रलिटी, तो फिर पहले तो आयंस बन गए, अब ये आयंस एक दूसरे को अट्रैक्ट करेंगे, तो बाद में जब हम इस आयनिक बॉन्ड को डिस्कस करेंगे वहां पे एक टर्म आएगी जिसको हम बोलते हैं लैटिस एनर्जी, तो मैं यहां पे वो वर्ड यूज नहीं करूंगा। तो जब ये आयंस नजदीक आते हैं ना, एक दूसरे को अट्रैक्ट करते हैं, वहां पे एनर्जी रिलीज होती है, उस एनर्जी को हम बाद में डिस्कस करने वाले हैं, उसको बोलते हैं लैटिस एनर्जी। तो उस एनर्जी के रिलीज होने से इसकी जो पोटेंशियल एनर्जी है वो कम होगी, ये स्टेबल बनेगा। लेकिन फिलहाल तो हम लिविस थ्योरी पढ़ रहे हैं, तो फिलहाल एनर्जी की बात हमने नहीं करनी है, तो मैं सिंपल कह रहा हूं एक दूसरे को अट्रैक्ट करके NaCl सॉलिड में कन्वर्ट होंगे। अब जरा मुझे बोलिए यहां पे Na पॉजिटिव की वैलेंसी कितनी है? मैंने इसमें कोवैलेंसी वर्ड यूज करना है कि इलेक्ट्रोवैलेंसी। अब यहां पे तो ट्रांसफर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स हो रहा है, यहां पे तो आयनिक बॉन्ड बन रहा है, आयनिक बॉन्ड को हम इलेक्ट्रोवैलेंट बॉन्ड भी बोलते हैं, तो इसकी इलेक्ट्रोवैलेंसी 1 है और इसकी भी इलेक्ट्रोवैलेंसी 1 है। तो मुझे लगता है आपको ये समझ आया। ठीक है, चलो अगर मे बी किसी बच्चे को समझ नहीं आया तो मैं एक और एग्जाम्पल रख देता हूं। ठीक है, आप बोलते, कोई बोलता मुझे समझ नहीं आया, लेकिन ये लाइव इंटरेक्शन है नहीं, तो मैं यहां पे एक और एग्जाम्पल रख देता हूं MgCl2 की। तो ठीक है ना, तो ये भी आपने देखी होगी। Mg कितने बच्चों ने देखी है? जरा हाथ खड़ा कर लीजिए। हाँ मैंने देखे, वो कर रहे हैं हाथ। चलो 2, 8 एंड 2। ठीक है, तो इसका एटॉमिक नंबर 12 है, तो 2, 8 एंड 2 वैलेंस शेल में 2 इलेक्ट्रॉन्स हैं, तो ऑक्टेट तो कंप्लीट है नहीं। यहां पे Cl रख दीजिए, यहां पे भी Cl रख दीजिए, मैंने MgCl2 बनाना है, तो यहां पे 2, 8 एंड 7 आएगा, यहां पे भी 2, 8 एंड 7 आएगा। तो यहां पे फिलहाल देख के मुझे बोलिए क्या किसी का ऑक्टेट कंप्लीट है? नहीं है। तो अगर ऑक्टेट कंप्लीट होता तो बॉन्डिंग में पार्टिसिपेट क्यों करते? तो अब क्या होगा, यहां पे जो 2 इलेक्ट्रॉन्स है ये एडिशनल इलेक्ट्रॉन्स है, इन दोनों में से जो एक इलेक्ट्रॉन है वो इसके पास जाएगा, एक इलेक्ट्रॉन, और इन एक और इलेक्ट्रॉन इस Cl के पास जाएगा।
और जब ये एक इलेक्ट्रॉन गेन करेगा इसका भी ऑक्टेट कंप्लीट होगा, इसका भी ऑक्टेट कंप्लीट होगा। जरा बोलिए मुझे क्या मिलेगा? जब ये 2 इलेक्ट्रॉन्स लूज करेगा तो इस मैग्नीशियम पे चार्ज आएगा 2 पॉजिटिव, और इसकी जो इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन बचेगी दैट्स 2 and 8, तो हो गया इसका ऑक्टेट कंप्लीट। अब वहां से जो Cl है वो कन्वर्ट होगा Cl नेगेटिव में, तो उसने एक इलेक्ट्रॉन को गेन किया तो वो भी बनेगा 2, 8 and 8, बन गया ना। अब उसके बाद ये भी Cl है तो Cl नेगेटिव है तो ये भी बनेगा 2, 8 and 8, तो हो गया सबका ऑक्टेट कंप्लीट। इसके भी वैलेंस शेल में 8 इलेक्ट्रॉन्स, यहां पे भी, ठीक है। अभी अलग अलग मत ना रहेंगे, दूर दूर नहीं रहेंगे, दूर दूर ये जुदा क्यों रहेंगे, अलग क्यों रहेंगे? तो ये अब एक दूसरे को अट्रैक्ट करेंगे। Mg2 पॉजिटिव इसको भी अट्रैक्ट करेगा, इसको भी अट्रैक्ट करेगा, तो अट्रैक्ट करके जरा मुझे बोलिए क्या मिलेगा? मुझे मिलेगा MgCl2। किस स्टेट में? खुद ही बोलिए किस स्टेट में? कुछ बोल रहे गैसियस स्टेट, नहीं लिक्विड, नहीं तो सॉलिड स्टेट, बिकॉज बॉन्डिंग इतनी स्ट्रांग है कि नॉर्मल कंडीशंस पे ये आयनिक कंपाउंड्स सॉलिड स्टेट में एग्जिस्ट करेंगे। अब जरा मुझे बोलिए इसकी वैलेंसी कितनी है? वैलेंसी में मैंने कौन सा वर्ड यूज करना है? इलेक्ट्रोवैलेंसी और कोवैलेंसी। यहां पे तो वर्ड यूज करना है इलेक्ट्रोवैलेंसी, क्योंकि ट्रांसफर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स हो रहे हैं। तो इसकी इलेक्ट्रोवैलेंसी कितनी है? इसने ना 2 इलेक्ट्रॉन्स को लूज किया है, तो इसकी इलेक्ट्रोवैलेंसी 2 आ जाएगी। इसकी इलेक्ट्रोवैलेंसी कितनी? इलेक्ट्रोवैलेंसी होती है पर एटम, ठीक है ना, तो इसकी इलेक्ट्रोवैलेंसी 2 है, तो इसकी इलेक्ट्रोवैलेंसी 1 है, इसने 1 गेन किया, इसकी भी इलेक्ट्रोवैलेंसी 1 है, ठीक है। तो आया समझ? तो ये 1-2 एग्जांपल्स मैंने दी यहां पे किसकी? आयनिक बॉन्डिंग की। तो अभी हम आयनिक बॉन्ड पूरा डिस्कस नहीं कर रहे हैं अच्छे से, आयनिक बॉन्ड बहुत अच्छे से डिस्कस होगा, जहां पे डिफरेंट टाइप्स ऑफ एनर्जीज की बात करेंगे, आयोनाइजेशन एनर्जी, इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी, लैट्स एनर्जी, वो तो अलग से आएगा। फिलहाल हम सिंपल लिविस कॉन्सेप्ट पढ़ रहे हैं कि आयनिक बॉन्ड जब बनेगा तो ये एलिमेंट्स एंड आयंस अपना ऑक्टेट कैसे कंप्लीट करते हैं, ठीक है। चलो ये तो हो गया आयनिक बॉन्ड वेयर देयर इज ट्रांसफर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स। अब दूसरा देखते हैं यहां पे। अब ये ऑक्टेट, दूसरा तरीका क्या है ऑक्टेट कंप्लीट करने का? दूसरा तरीका है शेयरिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन्स। तो इसलिए जो सेकंड तरीका यहां पे हम रखेंगे यहां पे इक्वल शेयरिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन्स। फिर थर्ड आएगा अनइक्वल शेयरिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन्स। इक्वल शेयरिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन्स, इलेक्ट्रॉन्स इक्वली शेयर हो रहे हैं, और जिसमें हमें कोवैलेंट बॉन्ड मिलेगा, ठीक है, कोवैलेंट बॉन्ड। तो देखते हैं कैसे होगा। तो कोई भी एग्जांपल ले लीजिए। यहां पे मेरे पास है यहां पे फ्लोरीन और यहां पे भी है फ्लोरीन, ठीक है। तो फ्लोरीन का एटॉमिक नंबर कितना है? 9 है। तो फ्लोरीन का एटॉमिक नंबर 9 है, तो उसकी इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन 2 and 7 होगी, ठीक है ना। तो वैलेंस शेल में 7 इलेक्ट्रॉन्स है। अब इसको ऑक्टेट कंप्लीट करने के लिए 1 इलेक्ट्रॉन चाहिए। अब ये वाला इलेक्ट्रॉन जो इसको चाहिए, अब इस टाइम ये कोवैलेंट बॉन्डिंग से भी वो कहीं से ला सकता है। तो फिलहाल मैंने फ्लोरीन एंड फ्लोरीन रखा, तो ये तो आयनिक बॉन्ड नहीं बनाएंगे, ये क्यों लूज करेगा, ये क्यों गेन करेगा, दोनों सेम है, तो ये शेयर करेंगे। तो हम कैसे, हम इसका लिविस डॉट स्ट्रक्चर, हमारा जो हमारी जो नेक्स्ट क्लास होगी, उस नेक्स्ट क्लास में मैं दिखाऊंगा कि लिविस डॉट स्ट्रक्चर्स को ड्रॉ कैसे करते हैं। जैसे जब आप कुछ बच्चों को प्रॉब्लम होती है, जब आप रिडॉक्स रिएक्शन में फॉर्मूला मेथड से ऑक्सीडेशन नंबर निकालते हो और स्ट्रक्चरल मेथड से, तो बहुत सारे बच्चे, उनको प्रॉब्लम होती है ना कि स्ट्रक्चर कैसे बनाएं। कुछ बच्चों, मुझे पता है, मैं कुछ बच्चों को जानता हूं, तो स्ट्रक्चर कैसे बनाते हो अक्सर पूछते हैं टीचर से, हमें स्ट्रक्चर बनाना नहीं आता, हमें कैसे पता है किसका क्या स्ट्रक्चर है। तो हमने कल सीखना है नेक्स्ट क्लास में लिविस डॉट स्ट्रक्चर्स को, व्हाट आर द वेरियस रूल्स फॉर ड्राइंग द लिविस डॉट स्ट्रक्चर्स। लेकिन फिलहाल हम वो सिंपल स्ट्रक्चर्स देखेंगे जिनमें 2-2 एटम्स होंगे, वो तो आसान वाले। इसका लिविस डॉट स्ट्रक्चर बना दीजिए। ये तो सिंपल सी एग्जांपल है। कितने इलेक्ट्रॉन्स है फ्लोरीन के वैलेंस शेल में? 7 इलेक्ट्रॉन्स है। तो यहां पे ना 2 रख दीजिए। दिख रहे हैं ये डॉट्स? मुझे तो दिख रहे हैं, आपको भी दिख रहे होंगे। यहां से भी 2 डॉट्स रख दीजिए, ठीक है। लिविस डॉट स्ट्रक्चर,
तो क्रॉस बना दीजिए, फिर बोलेंगे लिविस क्रॉस स्ट्रक्चर। चलो लिविस डॉट स्ट्रक्चर, कितने आ गए फिलहाल 6 इलेक्ट्रॉन्स। तो यहां से 1 इलेक्ट्रॉन हो गया ना, इसके 7 इलेक्ट्रॉन्स, तो यहां से भी 7 बना देंगे इसके, 1 2 3 4 5 6 7 आ गए ना 7। अब क्या चाहिए इसको, तो अभी एक और चाहिए, तो ये यहां से करेगा ना, ऐसे बनाते थे आप वो सर्कल्स, ठीक है। तो आगे इसके 1 2 3 4 5 6 7 8, और इसी तरह वहां से भी बना दीजिए। अब इसके भी 8 इलेक्ट्रॉन्स आ गए, इसके भी 8 इलेक्ट्रॉन्स आ गए, तो कितने इलेक्ट्रॉन्स इन्होंने शेयर किए, एक इलेक्ट्रॉन इन्होंने शेयर किया। तो इसको कैसे बना देंगे हम, यहां पे F, यहां पे F, ठीक है ना। बाकी डॉट्स बना दीजिए, उसमें मुझे लगेगा टाइम बनाने में, तो आप सेल्फ अंडरस्टूड है, ठीक है। तो यहां पे सिंगल बॉन्ड बना, तो इसको आप बोलोगे सिंगल कोवैलेंट बॉन्ड, कोवैलेंट बॉन्ड इक्वल शेयरिंग, सिंगल कोवैलेंट बॉन्ड बन गया, दोनों एटम सेम है तो इक्वल शेयरिंग। तो अब ये अगर कोवैलेंट बॉन्ड है तो मैंने यहां पे वर्ड यूज करना है कोवैलेंसी और इलेक्ट्रोवैलेंसी। कोवैलेंट बॉन्ड है तो कोवैलेंसी आएगा, तो कितने इलेक्ट्रॉन्स, एक एटम ने शेयर किए, पर एटम, 2 एटम्स ने नहीं, एक एटम ने, इसने भी एक किया उसने भी एक किया, तो इसकी कोवैलेंसी 1 है। चलो एक और एग्जांपल रख दीजिए, ऑक्सीजन का रख दीजिए। तो ऑक्सीजन का एटॉमिक नंबर कितना है 8, उसके वैलेंस शेल में कितने इलेक्ट्रॉन्स है 6, उसको ऑक्टेट कंप्लीट करने के लिए कितने और चाहिए 2। तो अगर मैं यहां पे 2 ऑक्सीजन एटम्स रख दूं तो 2 ऑक्सीजन एटम्स कितने कितने इलेक्ट्रॉन शेयर करेंगे, 2 2, 1 2 3 4 5 6, 1 2 3 4 5 6, ठीक है ना, हो गया ना। तो कितने कितने शेयर करेंगे, 2 2 करेंगे, कितने आ गए 1 2 3 4 5 6, 6 तो आप नहीं थे और 2 आ गए यहां से, कितने हो गए 8 इलेक्ट्रॉन्स, तो इसका ऑक्टेट कंप्लीट हो गया। अब यहां से भी देख लीजिए 1 2 3 4 5 6, तो इसका भी ऑक्टेट कंप्लीट हो गया। तो इनके बीच में क्या आएगा, सिंगल बॉन्ड की डबल बॉन्ड, तो डबल बॉन्ड आएगा, तो यहां पे ऑक्सीजन डबल बॉन्ड ऑक्सीजन, तो इसको बोलोगे डबल कोवैलेंट बॉन्ड, ठीक है ना। डबल बॉन्ड तो है ही, कोवैलेंट बॉन्ड है लेकिन डबल कोवैलेंट बॉन्ड, तो इसकी कोवैलेंसी कितनी, इसकी कोवैलेंसी कितनी है 2 है, तो इनके बीच में डबल बॉन्ड बन गया, ठीक है। एक और रख दूं, नहीं आपको आ जाएगा। चलो मैं जब तक मैं बोर्ड साफ कर देता हूं तब तक इस वीडियो को पॉज कीजिए और नाइट्रोजन का बना दीजिए। मुझे आप पे बहुत भरोसा है, आपने बिल्कुल आप वैसा ही करोगे, पॉज करोगे, नाइट्रोजन का आप मुझे बना के दोगे। जरा बना के दे दीजिए, बना के दे दीजिए। ठीक है, आप लोगों ने बनाया होगा, अब वीडियो को फिर से चलाया होगा, देखो आपने मेरा भरोसा नहीं तोड़ा होगा, ठीक है ना। चलो अब अगर आप बोलोगे सर नहीं हम ना क्रॉस चेक करना चाहते हैं, आप भी बना दीजिए, हम देखेंगे हमने जो बनाया वो सही है कि नहीं। मुझे बहुत सारे बच्चों ने सही बनाया होगा। तो नाइट्रोजन का एटॉमिक नंबर कितना है 7, तो वैलेंस शेल में तो 2 और 5 लिखोगे, वैलेंस शेल में 5 इलेक्ट्रॉन्स आएंगे, तो ऑक्टेट कंप्लीट करने के लिए और कितनी चाहिए, इसको 3 इलेक्ट्रॉन्स चाहिए, तो यहां से रख दीजिए 1 2 3 4 5, ठीक है ना, हो गए 5। तो इसके भी ऐसे बनाने 1 2 3, देखो मुझे साबर कितना है, मुझे देखो मैं एक एक डॉट बना रहा हूं, साबर देखो मेरा कितना है 1 2, ठीक है ना। तो कितने आएंगे इसमें आ जाएंगे, ठीक है। तो अपने तो 5 इलेक्ट्रॉन्स थे, यहां से 3 आएंगे तो 5 + 3 हो गया 8, यहां से भी आ जाएंगे, ठीक है ना। तो अपने 5 थे वहां से, तो यहां पे जो बॉन्ड बनेगा दैट विल बी ट्रिपल बॉन्ड, N ट्रिपल बॉन्ड N, ठीक है। तो यहां पे ट्रिपल कोवैलेंट बॉन्ड है और दोनों का ऑक्टेट कंप्लीट है, तो यहां पे भी इक्वल शेयरिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन्स है। चलो मैं एक सिंपल सा सवाल पूछ लेता हूं आपसे। अब सिंगल बॉन्ड भी होता है, डबल बॉन्ड भी होता है, ट्रिपल बॉन्ड भी होता है, क्या 2 एटम्स के बीच में ऐसा कोई मॉलिक्यूल आपने देखा है जिनके बीच में 4 बॉन्ड्स होंगे या 5 बॉन्ड्स होंगे?
तो सिंगल तो होता ही है, देखा है हमने, डबल भी देखा है, ट्रिपल भी देखा है, तो ऐसा कोई कंपाउंड देखा है? चलो अगर अभी नहीं देखा है तो हम देखेंगे। तो ऐसे भी कंपाउंड्स होते हैं जिनमें ऐसे दो एटम्स के बीच में 4 बॉन्ड्स होंगे, तो इन कंपाउंड्स को हम, इन बॉन्ड्स को हम बोलते हैं क्वाड्रपल बॉन्ड्स। ठीक है, तो क्या वो ऑक्टेट कंप्लीट करेंगे कि नहीं वो बाद की बात है, तो लेकिन फिलहाल याद रखिए हाँ, दो एटम्स के बीच में 4 बॉन्ड्स भी होते हैं जिनको हम क्वाड्रपल बॉन्ड्स भी बोलते हैं। तो सिंगल भी हो गया, डबल भी हो गया, ट्रिपल भी हो गया, आप इसको 4 फोल्ड बॉन्ड भी बोल सकते हो, लेकिन अलग से इनको हम क्वाड्रपल बॉन्ड्स भी बोलते हैं, तो ये हम अलग से डिस्कस करेंगे। ठीक है, हो गया आयनिक बॉन्ड भी हो गया, कोवैलेंट बॉन्ड भी हो गया। अब आज की क्लास में लास्ट पे हमने बात करनी है, तो ट्रांसफर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स तो हो गए, इक्वल शेयरिंग भी होगी। अब लास्ट क्या होगा जरा बोलिए, लास्ट इक्वल शेयरिंग के बाद लास्ट, आपने सही बोला, सही बोला आपने, क्या बोला? अनइक्वल शेयरिंग, अनइक्वल शेयरिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन्स। ठीक है, अनइक्वल शेयरिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन्स, एंड इस अनइक्वल शेयरिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन्स में जिस बॉन्ड की हमने बात करनी है उसको हम बोलते हैं कोऑर्डिनेट बॉन्ड। ठीक है, कोऑर्डिनेट बॉन्ड, या इसको हम D2 बॉन्ड भी बोलते हैं, D2 बॉन्ड भी, या इसको हम सेमीपोलर बॉन्ड भी बोलते हैं। कोऑर्डिनेट बॉन्ड, D2 बॉन्ड, सेमीपोलर बॉन्ड, डोनर एक्सेप्टर बॉन्ड। चलो इतने नाम याद रखने की जरूरत नहीं है, 1-2 रखिए काफी है, कोऑर्डिनेट रखिए फिलहाल आप याद। तो इसमें क्या होता है, इस कोऑर्डिनेट बॉन्ड इट इज एज गुड एज अ कोवैलेंट बॉन्ड, तो बनने के बाद इसमें वही प्रॉपर्टीज होती है जो कोवैलेंट कंपाउंड्स में होती है। लेकिन अब कोवैलेंट बॉन्ड और इसमें डिफरेंस है कि यहां पे दो एटम्स के बीच में जो शेयर्ड इलेक्ट्रॉन पेयर होता है वो एक एक करके नहीं आता। नॉर्मल कोवैलेंट बॉन्ड में क्या होता है, एक इलेक्ट्रॉन यहां से आएगा, दूसरा इलेक्ट्रॉन यहां से आएगा। लेकिन कोऑर्डिनेट बॉन्ड जब दो एटम्स के बीच में होगा, उस बॉन्ड में 2 इलेक्ट्रॉन्स होंगे, वो दोनों या ये वाला एटम देगा या ये वाला एटम देगा। सो मतलब द इलेक्ट्रॉन्स प्रेजेंट बिटवीन द 2 एटम्स, जो शेयर्ड इलेक्ट्रॉन पेयर है, दैट इज डोनेटेड बाय सिंगल एटम। तो अगर हम लिख के रखेंगे शेयर्ड इलेक्ट्रॉन पेयर, जो 2 एटम्स के बीच में जो शेयर हो, शेयर तो हो रहा है, shared electron pair is donated by a single atom, is donated by a single atom, एक ही एटम देगा। तो चलो अगर आपको लग रहा नहीं अभी हमें समझ नहीं आया तो 1-2 एग्जांपल्स कर लेते हैं। तो मान लीजिए मेरे पास ये एटम A है, ठीक है, इसमें आप रखिए 8 इलेक्ट्रॉन्स, बराबर 8 इलेक्ट्रॉन्स। ठीक है, क्या इसका ऑक्टेट कंप्लीट है? हाँ, इसका तो ऑक्टेट कंप्लीट है। अब यहां से एटम B रख दीजिए, इसमें ना आप 6 इलेक्ट्रॉन्स रख दीजिए वैलेंस शेल में, तो इसका ऑक्टेट कंप्लीट है? नहीं, इसका ऑक्टेट कंप्लीट नहीं है। इसमें 8 इलेक्ट्रॉन्स है, इसका ऑक्टेट कंप्लीट है। इसमें 6 इलेक्ट्रॉन्स है, इसका ऑक्टेट कंप्लीट नहीं है। अब कुछ बच्चे सोचेंगे इसका ऑक्टेट कंप्लीट है, ये बॉन्डिंग में पार्टिसिपेट क्यों करेगा? अब ऐसे तो लग रहा है बॉन्डिंग में पार्टिसिपेट नहीं करेगा, लेकिन इसके बॉन्डिंग में पार्टिसिपेट करने से इसका तो कंप्लीट है ही, लेकिन इसका भी ऑक्टेट कंप्लीट हो जाएगा, तो दोनों ओवरऑल स्टेबल बनेंगे। ठीक है, तो इसका तो खुद कंप्लीट है, लेकिन ये बॉन्डिंग में पार्टिसिपेट करेगा ताकि इसका भी ऑक्टेट कंप्लीट होना चाहिए। तो देखते हैं कैसे। तो फिर से 8 इलेक्ट्रॉन्स है, इसमें 6 इलेक्ट्रॉन्स है, तो इन 2 इलेक्ट्रॉन्स को शेयर कीजिए। अब यहीं पे ना इनको थोड़ा सा राइट साइड शिफ्ट कीजिए। तो कैसे, चलो मैं अलग से दिखा देता हूं, इसको अपना बीच में लाइए, ये बोर्ड पे हम ला रहे हैं, तो असल में कैसे होता होगा ये ऐसे नहीं जैसे हम बोल रहे हैं। 1 2 3 4 5 6, सब्र देखो मेरा कितना है। ठीक है, आप अप्रिशिएट कर रहे हो सब्र मेरा। 1 2 3 4 5 6, तो ये जो 2 इलेक्ट्रॉन्स हैं, ये जो 2 इलेक्ट्रॉन्स हैं, ये आप शेयर होंगे। 1 2 3 4 5 6, ठीक है। तो ये जो 6 इलेक्ट्रॉन्स हैं, ये तो इसके अपने ही है, ये 6 इलेक्ट्रॉन्स इसके अपने। ये 2 इलेक्ट्रॉन नॉर्मल कोवैलेंट बॉन्ड में क्या होता था, एक इलेक्ट्रॉन एक एटम देता था, दूसरा इलेक्ट्रॉन दूसरा एटम देता था। लेकिन यहां पे जो 2 इलेक्ट्रॉन्स हैं, यही शेयर होंगे, ये 2 इलेक्ट्रॉन शेयर हो गए। लेकिन ये 2 इलेक्ट्रॉन्स किसने दिए, ए ने कि बी ने? ये इलेक्ट्रॉन्स ए नहीं दिए, तो दोनों जो शेयर्ड इलेक्ट्रॉन पेयर है, दैट इज डोनेटेड बाय सिंगल एटम, वो एक ही एटम दे रहा है। और ऐसे ही
बॉन्ड को हम कोऑर्डिनेट बॉन्ड बोलते हैं या डेटिव बॉन्ड बोलते हैं। उसको दिखाने का भी तरीका पता है, इसको कैसे दिखाते हो? यहां पे ना ए, चलो मैं डॉट्स नहीं दिखाऊंगा, यहां पे ना ए, तो यहां पे जो कोऑर्डिनेट बॉन्ड है इसको हम ऐसे दिखाते हैं, एरो करके ऐसे ए बी। तो इसका ये मतलब हो गया कि ये कोऑर्डिनेट बॉन्ड है, तो जब एरो होगा दैट्स अ कोऑर्डिनेट बॉन्ड। तो कोऑर्डिनेट बॉन्ड की जो डायरेक्शन है इसका मतलब है इसमें जो दो इलेक्ट्रॉन्स है वो ए ने दिए, बी के साथ वो शेयर हो गए, या आप कह सकते हो कि ए ने बी को दिया, आप कंप्लीटली नहीं दिए, वो फिर शेयर हो रहे हैं। अब इस एटम को, इस कोऑर्डिनेट बॉन्ड के इस एटम को जिसने वो शेयर्ड इलेक्ट्रॉन पेयर डोनेट किया, इसको हम बोलते हैं डोनर एटम। तो ये यहां पे डोनर एटम है और ये यहां पे एक्सेप्टर एटम है, तो दैट्स व्हाई इसको मैंने बोला था अभी कुछ डोनर एक्सेप्टर बॉन्ड में, ठीक है। तो ये डोनर हो गया, वो एक्सेप्टर हो गया, समझ आया कुछ? तो क्या हो गया, ये यहां पे भी इलेक्ट्रॉन पेयर शेयर हो गया, लेकिन वो दो इलेक्ट्रॉन्स एक ही एटम ने दिए। तो इसका एरो से दिखाते हैं, तो जहां से स्टार्ट होगा एरो दैट्स द डोनर, जहां पे खत्म होगा दैट्स द एक्सेप्टर। अब अगर नहीं सर अभी थोड़ा सा डाउट है, आप बोलोगे अभी थोड़ा सा डाउट है सर, कोई और एग्जांपल रखिए ताकि हमें अच्छे से समझ आए। चलो अच्छे से समझने के लिए हम एक एग्जांपल और कर लेते हैं, ठीक है। तो दूसरी एग्जांपल मैं रख देता हूं यहां पे, सेकंड एग्जांपल इसी में कोऑर्डिनेट बॉन्ड में मैं यहां पे रख देता हूं NH3 प्लस BF3, ठीक है। तो इनको मैं कंबाइन कर देता हूं, चलो मैं बड़ा करके दिखा देता हूं N। तो चलो मैं यहां से इसने बॉन्ड बनाया H, यहां पे इसने बॉन्ड बनाया H, यहां पे इसने बॉन्ड बनाया H। तो नाइट्रोजन के वैलेंस शेल में कितने इलेक्ट्रॉन्स हैं? 5 इलेक्ट्रॉन्स हैं। 5 में से कितने यूज हो गए बॉन्ड बनाने के लिए? 3। तो फिर बचा कितना? 1 इलेक्ट्रॉन पेयर। तो फिर से देख लीजिए क्या आ गया इसका ऑक्टेट कंप्लीट। नाइट्रोजन का एटॉमिक नंबर है 7, नाइट्रोजन का एटॉमिक नंबर है 7। इसकी इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन में सिंपल वाली लिख रहा हूं, बचपन वाली इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन, ठीक है। तो इसके वैलेंस शेल में 5 इलेक्ट्रॉन्स हैं। तो 5 में से 1 इसके साथ शेयर किया, दूसरा इसके साथ शेयर किया, थर्ड इसके साथ शेयर किया, हो गया 3। फिर बचे 2, तो यहां पे रखे। ये इनर वाले नहीं, इनको छोड़िए, मैं वैलेंस शेल के इलेक्ट्रॉन्स की बात कर रहा हूं। 5 में से 3 यूज किए हाइड्रोजन के साथ और बचा 1 पेयर। तो क्या इसका ऑक्टेट कंप्लीट है? इस NH3 में क्या नाइट्रोजन का ऑक्टेट कंप्लीट है? हाँ, ऑक्टेट तो कंप्लीट ही लग रहा है। यहां से भी 2 इलेक्ट्रॉन्स, 2 और यहां से भी 2, तो हाँ ये 8 इलेक्ट्रॉन स्पीशीज है, इसका ऑक्टेट कंप्लीट है। फिर जरा वहां से किसके साथ इसने ना बॉन्ड बनाना है? BF3 के साथ। चलो F, और हाइड्रोजन का ऑक्टेट नहीं कंप्लीट है, उसका डुप्लेट कंप्लीट है। छोड़िए उनकी बात नहीं करेंगे, हम मेनली सेंट्रल एटम की बात करेंगे, क्योंकि कल हमने सीखना है लिविस डॉट स्ट्रक्चर्स कैसे बनाते हैं। यहां पे रख दीजिए BF3, रखा ना मैंने। अब बोरान का एटॉमिक नंबर कितना है? याद तो होगा ना, बोरान का एटॉमिक नंबर कितना था? इसका एटॉमिक नंबर था 5, आज कितना है? वो 5 ही होगा, इंक्रीज मत ना होगा। सो 2 and 3। तो वैलेंस शेल में कितने इलेक्ट्रॉन्स है? 3। तो 3 एक फ्लोरीन के साथ शेयर किया, दूसरा फ्लोरीन के साथ, थर्ड भी फ्लोरीन के साथ। तो कितने इलेक्ट्रॉन्स टोटल में आ गए? 2, 4 and 6। तो इसका ऑक्टेट कंप्लीट नहीं है, तो ये स्टेबल नहीं होगा। तो फिर क्या करेगा? ये करेगा क्या? तो ये आपस में कोऑर्डिनेट बॉन्ड बनाएंगे। ये जो 2 इलेक्ट्रॉन्स हैं, यहीं पे मैं टाइम बचाऊं कि नहीं वहां से बनाऊं? चलो मैं वहां से बना देता हूं। ये जो 2 इलेक्ट्रॉन्स हैं ये उसके साथ शेयर करेंगे। कैसे, जरा दिखा दो, ठीक है ना? तो ऐसे आएगा ना, N, यहां से H, यहां से H, यहां से H, यहां से B, यहां से F, यहां से F, यहां से भी F। तो ये 2 इलेक्ट्रॉन्स अब बीच में आएंगे ना, अब ये शेयर होंगे ऐसे। अब ये 2 इलेक्ट्रॉन्स नाइट्रोजन के भी है और बोरान के भी है। अब जरा बोलिए क्या दोनों का ऑक्टेट कंप्लीट हो गया? तो देखते हैं। नाइट्रोजन ने बनाए इस बॉन्ड के 2 इलेक्ट्रॉन्स, 2, 4, 6, 8। चलो मैंने डॉट्स नहीं दिखाया, ऐसे दिखा दो, 2, 4, 6, 8। बोरान के उसके भी 8 आएंगे। कैसे? 2, 4, 6 और ये वाला इलेक्ट्रॉन पेयर शेयर हो गया, तो इसके भी 8 इलेक्ट्रॉन्स आएंगे। तो ये 2 इलेक्ट्रॉन्स लेकिन दोनों किसने दिए? वो दिए नाइट्रोजन ने।
तो ये कोऑर्डिनेट बॉन्ड है कि कोवैलेंट बॉन्ड? ये कोऑर्डिनेट बॉन्ड है। तो एरो कैसे दिखाएंगे? तो यहां पे दिखा देते हैं, चलो मैं कंडेंस्ड फॉर्म में दिखा देता हूं। NH3 ऐसे दिखाना है। नाइट्रोजन ने डोनेट किया किसकी डायरेक्शन में? BF3 में, ठीक है। तो ये NH3 है, ये BF3 है, कोऑर्डिनेट बॉन्ड की डायरेक्शन है फ्रॉम नाइट्रोजन टू बोरॉन। जरा नाइट्रोजन क्या है यहां पे, कौन सा एटम है? डोनर और एक्सेप्टर। खुद ही बोला, मैंने तो सुना ही नहीं। हाँ जी, बोला आपने। सो ये डोनर है और ये क्या है? ये एक्सेप्टर है, ठीक है। तो ये डोनर एटम है, ये एक्सेप्टर है, तो इनके बीच में कोऑर्डिनेट बॉन्ड बना। तो मुझे लगता है थोड़ा सा आइडिया आया होगा। तो क्या पढ़ा हमने आज हमने पढ़ा लिविस कॉन्सेप्ट। तो लिविस कॉन्सेप्ट में क्या क्या पढ़ा? एक तो वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स, कोर इलेक्ट्रॉन्स, कर्नल, वैलेंसी निकाला, वैलेंसी में फिर कोवैलेंसी, इलेक्ट्रोवैलेंसी। फिर मैंने बोला कि हर कोई एलिमेंट अब ऑक्टेट कंप्लीट करना चाहता है। 2-3 एलिमेंट्स डुप्लेट, बाकी ऑक्टेट। वो ऑक्टेट कैसे कंप्लीट करेंगे? या तो इलेक्ट्रॉन्स को ट्रांसफर करेंगे, लूज करेंगे, गेन करेंगे, या तो शेयर करेंगे। अब डिपेंड करेगा वो कैसे ऑक्टेट कंप्लीट करेंगे। तो हमारे पास 3 टाइप्स ऑफ केमिकल बॉन्ड्स है। वो इलेक्ट्रॉन्स को कैसे शेयर करेंगे, कैसे गेन करेंगे, कैसे लूज करेंगे। हमारे पास 3 टाइप्स ऑफ केमिकल बॉन्ड्स है ऑन द बेसिस ऑफ कि वो अपना ऑक्टेट कैसे कंप्लीट करेंगे। फर्स्ट आयनिक बॉन्ड, कोवैलेंट बॉन्ड, कोऑर्डिनेट बॉन्ड। आयनिक बॉन्ड में ट्रांसफर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स, कोवैलेंट बॉन्ड में इक्वल शेयरिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन्स, एंड कोऑर्डिनेट बॉन्ड में अनइक्वल शेयरिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन्स। कोऑर्डिनेट बॉन्ड में जो 2 इलेक्ट्रॉन्स आते हैं वो भी शेयर होते हैं, लेकिन डिफरेंस है वहां पे जो 2 इलेक्ट्रॉन्स शेयर होते हैं वो दोनों एक ही एटम देता है, ठीक है। तो ये हमारा आज का लेक्चर था जिसमें हमने लिविस कॉन्सेप्ट को थोड़ा सा डिस्कस किया। लेकिन जब हम कल इंशाल्लाह आएंगे, कल की क्लास में हमने ड्रॉ करने लिविस स्ट्रक्चर्स। हमारे पास अब डायटोमिक तो आसान है, लेकिन पॉलीएटॉमिक मॉलिक्यूल्स, पॉलीएटॉमिक आयंस के लिविस डॉट स्ट्रक्चर्स को हम कैसे ड्रॉ करेंगे और उन लिविस डॉट स्ट्रक्चर्स में फॉर्मल चार्ज कैसे कैलकुलेट करना है, ये हमारे नेक्स्ट क्लास में होगा, ठीक है। तो आज बस इतना ही। थैंक यू वेरी मच। अल्लाह हाफिज।